नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 28 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है शीत युद्ध के बाद में नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टडी फास्ट डिफेंडर 2024 में हुआ प्रारंभ। सैन्य अभ्यास के बारे में अभी क्या हुआ है, नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कंडक्ट हुआ, उससे संबंधित है। नाटो के बारे में बात करें, नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो में मेंबर कितने हैं? 31 मेंबर है। 31 नाटो में टोटल मेंबर है। लेटेस्ट जो मेंबर ऐड हुआ है वो 31वां मेंबर 2023 में ऐड हुआ है। फिनलैंड, फिनलैंड है वो नाटो में लेटेस्ट 31वां मेंबर ऐड हुआ है। फिनलैंड की मैप लोकेशन आप देख लो, यहाँ रसिया है, यहाँ पर है फिनलैंड। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1949 में। 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर 31, 31 टोटल मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा है वो जुड़ा है फिनलैंड 2023 में। फिनलैंड लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है 2023 में। स्टडी फास्ट डिफेंडर अभ्यास के बारे में बात करें, स्टडी फास्ट डिफेंडर अभ्यास के बारे में बात करें तो ये 2024 में अभी कंडक्ट हुई है और ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। शीत युद्ध के बाद में, कोल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इससे पहले जो सबसे बड़ा अभ्यास हुआ था वो हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान। वहां पर 1 लाख सेना, 1 लाख जो आर्मी पर्सन है वो शामिल होते। शीत युद्ध के बाद में सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास है वो इस टाइम कंडक्ट हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? नाटो देशों के बीच में हो रहा है, जिसका नाम है स्टडी फास्ट डिफेंडर अभ्यास। स्टडी फास्ट 24 डिफेंडर अभ्यास है इसका नाम है। स्टडी फास्ट डिफेंडर 24 अभ्यास है। शीत युद्ध के बाद में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। कितने सैनिक भाग लेंगे? 90,000, 90,000, 90,000 सैनिक इसमें भाग लेने वाले। 90,000 सैनिक इसमें भाग लेंगे। एम क्या है? रसिया की विस्तार को रोकना है। रसिया है वो नाटो सदस्यों को डरा कर विस्तार कर रहा है, उसके विस्तार को रोकना है, ये एम है। कोल्ड वार के बाद में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। इससे पहले जो सबसे बड़ा अभ्यास हुआ था वो कोल्ड वार में हुआ था 1988 में। उस अभ्यास का नाम था रिगोफर अभ्यास। क्या नाम था उसका? रिफोगर अभ्यास। रिफोगर अभ्यास, रिफोगर अभ्यास कब हुआ था? 1988 में हुआ था। वो विश्व का सबसे बड़ा, आज दिन तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, आज दिन तक का सबसे बड़ा आर्मी एक्सरसाइज है, वो रिफोगर एक्सरसाइज है जो कि 1988 में हुई थी। इसमें 1.8 लाख सेना ने भाग लिया था। 1.8 लाख सेना ने भाग लिया था। 1.8 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। रिफोगर अभ्यास जो कि कोल्ड वॉर में हुआ था 1988 में, 1.8 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। नाटो नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब एक साइड में आ गया था यूएसएसआर, हम रसिया वाला जो आज का रसिया वो यूएसएसआर आ गया था। दूसरे साइड में था यूएसए। इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया था। ये दोनों शक्ति संघर्ष के लिए आपस में टकरा रहे थे। तो एक तरफ एक ग्रुप इसमें शामिल हो गया, एक ग्रुप इसमें शामिल हुआ। तो यूएसए का ग्रुप था वो बन गया नाटो। इसमें यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्री थी। इसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्री थी और भी कई मेंबर थे, ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन की कंट्री, 29 यूरोपियन यूनियन की और 2 नॉर्थ अमेरिका की कंट्री थे। ठीक है, ये 29 + 2 अभी 31 है, उस टाइम में कम थे। ठीक है, अभी लेटेस्ट फिनलैंड ऐड हुआ है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य है 31 है। लेटेस्ट सदस्य फिनलैंड 2023 में जुड़ा है। अभी स्टडी फास्ट जो डिफेंडर अभ्यास हुआ, स्टडी फास्ट डिफेंडर अभ्यास 24 जो कि सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है कोल्ड वॉर के बाद में। इसमें 90,000 सैनिक भाग लेंगे। एम क्या है? रूस के विस्तार को रोकना। कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। आज दिन तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा है? वो है रिगोफर अभ्यास जो कि 1988 में हुआ था। रिगोफर अभ्यास 1988 में हुआ था। वहां पे 1.8 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जो कि आज दिन तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। ठीक है, कोल्ड वॉर की बात करें, बार बार में कोल्ड वॉर आया। कोल्ड वॉर था क्या? कोल्ड वॉर है, उसके बारे में आप सब जानते होंगे। देश आजाद हो गए सारे, उसके बाद में यूएसए और यूएसएसआर, इसके बीच में तनाव हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया, दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे। एक साइड में यूएसएसआर चला गया, एक साइड में यूएसएसआर चला गया, यूएसएसआर, और दूसरे साइड में यूएसए। इन दोनों के बीच में एक साइड में यूएसएसआर, दूसरे साइड में यूएसए। ये थे कैपिटलिस्ट देश थे, पूंजीवादी देश थे। यहाँ पे साम्यवादी देश थे। जो सोवियत संघ के पार्ट थे वो साम्यवादी, ये थे पूंजीवादी देश थे। कैपिटलिज्म की बात करते थे, ये साम्यवाद की बात करते थे। इन दोनों के बीच में तनाव चल रहा था। ये एक्चुअली में ये वॉर नहीं था, बट ये वॉर के जैसी सिचुएशन थी। कभी भी वॉर हो सकते थे। ये इंडायरेक्टली एक दूसरे देशों में वॉर करते थे।
जैसे यूएसए ने वियतनाम में युद्ध किया तो सोवियत ने उसका सपोर्ट किया, फिर ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली वॉर चलती रहती थी। ये 1945 से 1991 तक ये वॉर चली और इसमें वर्ल्ड का पूरा माहौल था वो बिगड़ के रख गया था। ठीक है, तो ये पूरा कोल्ड वॉर के बारे में था। ठीक है, बाद में 1991 में 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और ये कोल्ड वॉर है वो खत्म होगी, यूएसए एकमात्र पावरफुल बन के उभरा। ठीक है, ये पूरा था कोल्ड वॉर के बारे में। उसके बाद में गुट निरपेक्ष, ये तीसरा था। एक तो था यूएसए उस टाइम में, दूसरा था यूएसएसआर, तीसरा था नेम नॉन अलाई मूवमेंट। ये था इसमें क्या था, ये देश ना तो यूएसएस में शामिल थे, ना यूएसएसआर में, ना यूएसए में शामिल थे, ना यूएसएसआर में, ये दोनों में से किसी में शामिल नहीं थे। ये निष्पक्ष रहते थे, दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं करते थे, निष्पक्ष रहते थे। तो नेम की स्थापना कब हुई थी? नेम की स्थापना 1961 में हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में। 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में भी इसमें शामिल था, भारत है वो भी नेम की स्थापना में शामिल था। नेम की लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? जो नेम है उसकी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई थी? कंपाला युगांडा में। नेम की लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई थी? कंपाला युगांडा में। नेम की लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई थी? कंपाला युगांडा में नेम की लेटेस्ट बैठक हुई थी। नेम के बारे में देख लिया। अब डेजर्ट नाइट अभ्यास के बारे में, क्योंकि अभ्यास की बात हो रही थी, जो कि अभी सबसे बड़ा अभ्यास होना, 90,000 सैनिक भाग ले रहे हैं, तो डेजर्ट नाइट अभ्यास की बात कर लेते हैं। डेजर्ट नाइट अभ्यास कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था। इसमें है ना 3 देश शामिल है। डेजर्ट नाइट में 3 देश शामिल है। डेजर्ट नाइट में, डेजर्ट नाइट से ऐसे याद रख लो, डेजर्ट है वहाँ पर नाइट है, रेगिस्तान में नाइट है, वहाँ पे अकेला कोई रह सकता है नहीं, उसके रहने के लिए कम से कम 2-3 जनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 3 देशों की जरूरत है। पहले 2 जने थे, अमेरिका और इंडिया थे, पहले 2 देश थे। बाद में यूएई को भी साथ में ले लिया। यूएई में भी डेजर्ट है, इंडिया में भी डेजर्ट है, दोनों देश हो गए। पहले यूएसए ये था, फिर यूएई को साथ में ऐड कर लिया। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास 3 देश है। डेजर्ट नाइट में 3 देश है। डेजर्ट नाइट में कितने देश है? 3 देश है। कौन कौन से है? इंडिया, यूएसए, यूएई। इंडिया, यूएसए, यूएई। भारत है, अमेरिका है, सऊदी संयुक्त अरब अमीरात है। भारत में, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, ये 3 देश है। कहाँ पर ये हुआ था? अरब सागर में। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट अभ्यास कौन कौन से देश शामिल है? 3 देश शामिल है। भारत है, यूएसए है, यूएई है। ठीक, कहाँ हुई है? अरब सागर में, एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई। उसके बाद में है ओपेक। ओपेक में से अभी कौन सा देश अलग हुआ है? ओपेक से कौन सा देश अलग हुआ है? ओपेक क्या है? ओपेक है वो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है ना, ऑयल जो बेचती है, उन कंट्री का एक समूह है। जैसे कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये सारे क्या कहते हैं? ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन सारे देशों ने एक समूह बनाया कि ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑयल के जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि हम ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देते हैं। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ऑयल का जो प्राइस है वो मेंटेन रहेंगे। तो इसे मेंटेन करने के लिए ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम है ओपेक। तो ओपेक्स में से काफ़ी सारे देश हैं, कई देश अलग होते रहते हैं, कई जुड़ते रहते हैं। तो अभी ओपेक्स में से अंगोला है वो अलग हुआ है। ओपेक में से अफ्रीका का एक देश है अंगोला, वो भी अलग हो चुका है। ओपेक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। ये वियना ऑस्ट्रिया ना, ये इसका ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, बस इसका हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना में। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके बीच में हो रहा है? इंडिया, यूएसए, यूएई के बीच में। कहाँ? अरब सागर में, एयरफोर्स में। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। अभी कौन सा अंगोला अलग हुआ? अभी कौन सा देश अलग हुआ? अंगोला। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल क्या है? अफ्रीका में कैमरून देश, अफ्रीका में एक देश है कैमरून, उसने बच्चों के लिए पहला मलेरिया का वैक्सीन है उसे कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। अफ्रीका में एक देश है, कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है कैमरून। कैमरून ने वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कैमरून में वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कैमरून में वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कैमरून देश है अफ्रीका का, वहाँ पर वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। वहाँ पर बच्चों को मलेरिया देने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक बीमारी है, वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। मलेरिया बीमारी, इसमें कारक क्या है? कारण कौन है? किस वायरस के कारण होती है? किस के कारण होता है? इसका कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किसके कारण होती है? मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है। रोग वाहक कौन है? एक तो कारण है, ठीक है, एक कारण है, बट एक वाहक होता है। मतलब कारण तो ये है, इसके कारण हो रही है, ये काटेगा तब होगी, पर इसको फैलाने का काम कौन करे? वाहक का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? तो रोग वाहक है। ट्रांसमिट करने का काम मादा एनाप्लिज मच्छर कर रहा है। मादा एनाप्लिज मच्छर है, वो वाहक है। और कारण कौन है? कारण है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम कारण है और वाहक कौन है? वाहक है वो मादा एनाप्लिज मच्छर है। ठीक है। प्रभावित इसमें कौन सा अंग होता है? क्या नुकसान होता है?
इसमें जो आरबीसी हमारी रेड ब्लड सेल है वो प्रभावित हो जाती है, हमारी जो रेड ब्लड सेल है वो प्रभावित हो जाती है। इसके लिए मेडिसिन है वो कुंडेन मेडिसिन है, ये सिनकोना जो प्लांट है उससे बनता है। मेडिसिन कौन सी है? कुंडेन मेडिसिन है, सिनकोना प्लांट से बनती थी। कुंडेन मेडिसिन सिनकोना प्लांट से बनती है। मलेरिया कारण क्या है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम इसके लिए कारण रेस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रेस्पॉन्सिबल है। वहां कौन है? वहां के मादा एनाप्लिज मच्छर, वहां के इसके लिए मादा एनाप्लिज मच्छर वहां के प्रभावित, आरबीसी प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती है। मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन अवेलेबल है, कुंडेन इसके लिए मेडिसिन है, और मेडिसिन है वो सिनकोना ट्री से बनता है, सिनकोना प्लांट है उससे बनता है। मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम अभी कहाँ स्टार्ट किया गया है? कौन से देश में स्टार्ट किया गया है? तो इस प्रकार का कार्यक्रम वर्ल्ड में पहली बार स्टार्ट किया गया। तो वर्ल्ड का पहला देश है कैमरून जिसने इस प्रकार का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। वर्ल्ड का पहला देश है कैमरून जिसने इस प्रकार का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो कहाँ पे स्टार्ट किया मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम? ये बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। ये कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया? ये अफ्रीका में किया गया। अफ्रीका का देश है कैमरून जो वर्ल्ड का पहला देश बना है जिसने इस प्रकार का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम, जहाँ बच्चों को मलेरिया की वैक्सीन दी जा रही है, इस प्रकार का कार्यक्रम कैमरून देश है अफ्रीका का, उसने स्टार्ट किया है। ये इस प्रकार का वर्ल्ड का पहला देश बन गया जिसने इस प्रकार का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। वर्ल्ड की पहली वैक्सीन कौन सी है मलेरिया के लिए? वर्ल्ड की पहली वैक्सीन कौन सी है? वर्ल्ड की मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन कौन सी है? वर्ल्ड में मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन कौन सी है? वो है मॉस्कीविरस, मॉस्कीवरिक्स, मॉस्कीवरिक्स, मॉस्कीवरिक्स। कौन सी वैक्सीन है? मॉस्कीवरिक्स। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्कीवरिक्स। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्कीवरिक्स। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्कीवरिक्स है। किसने बनाया इसको? ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाया गया। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्कीवरिक्स ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाएगी। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्कीवरिक्स ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाएगी। ऑक्सफोर्ड की हेल्प किसने की है? गावी ने की है। गावी क्या है? ग्लोबल वैक्सीन का एक संघ है, एक अलायंस है, ग्लोबल वैक्सीन का एक अलायंस है गावी। उसकी हेल्प से ऑक्सफोर्ड ने मॉस्कीवरिक्स वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है। मॉस्कीवरिक्स वैक्सीन किसके लिए बनी है? मलेरिया की बनी है। क्या ये पहली वैक्सीन है? जी हाँ, ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन है जो मलेरिया के लिए बनी है। किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड के द्वारा। हेल्प किसने करी? गावी। गावी वैक्सीन का लिए एक अलायंस है, गावी वैक्सीन के लिए एक अलायंस है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया किसके लिए, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। रोग वाहक मादा एनाप्लिज मच्छर है प्रभावित, रेड ब्लड सेल आरबीसी प्रभावित होती है। इसके लिए मेडिसिन कुंडेन मेडिसिन है जो कि सिनकोना प्लांट से बनती है, वो अवेलेबल है। अभी किस देश ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है वैक्सीन के लिए? ये अमेरिका, अफ्रीका का एक देश है कैमरून, उसके द्वारा मलेरिया के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें बच्चों को मलेरिया वैक्सीन की है वो दी जा रही है, बच्चों को मलेरिया की वैक्सीन दी जा रही है। तो मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया? कैमरून ने, जहाँ बच्चों को मलेरिया की वैक्सीन दी जा रही है। बच्चों को मलेरिया की वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है। मलेरिया फ्री देश किस किस को घोषित, अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया फ्री देश घोषित किया गया? हाल ही में मलेरिया फ्री किस देश को घोषित किया गया? अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था, मलेरिया फ्री एक अफ्रीकी कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। कौन सी देश को घोषित किया मलेरिया फ्री? कैप वर्डे। कैप वर्डे ये अफ्रीका है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है कैप वर्डे, इसको अभी मलेरिया फ्री घोषित किया गया। इसके साथ ही अफ्रीका का तीसरा देश बन गया जिससे मलेरिया फ्री घोषित किया गया। अफ्रीका का तीसरा देश बना, वर्ल्ड का नहीं, अफ्रीका का तीसरा देश बना जिससे, अफ्रीका का तीसरा देश बना जिससे मलेरिया फ्री घोषित किया। अफ्रीका का तीसरा देश बना जिससे मलेरिया फ्री घोषित किया गया। तो हाल ही में मलेरिया फ्री किस देश को घोषित किया गया? कैप वर्डे को। हाल ही में किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है? कैप वर्डे को। किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है? कैप वर्डे को। कैप वर्डे कहाँ पर है? अफ्रीका में। कैप वर्डे कहाँ पर है? अफ्रीका में। कैपिटल क्या है? प्रिया। कैपिटल क्या है? प्रिया, PREIA। कैपिटल क्या है इसकी? प्रिया कैपिटल। प्रिया, प्रिया याद रखना, प्रिया। कैप वर्डे की प्रिया, कैप वर्डे की प्रिया। कैप वर्डे की कैपिटल क्या है? प्रिया है। कैप वर्डे अफ्रीकी कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया है। इससे पहले अफ्रीका के 2 देशों को मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। इससे पहले अफ्रीका के 2 देशों को मलेरिया फ्री घोषित किया गया था, मॉरिशस, अल्जीरिया। कौन से 2 देश थे? मॉरिशस था और अल्जीरिया। मॉरिशस, अल्जीरिया, अफ्रीका के 2 देशों को मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। मॉरिशस, अल्जीरिया। मॉरिशस, अल्जीरिया, ये अफ्रीका है, यहाँ पर है मॉरिशस, यहाँ पे है मेडागास्कर, और एक देश को किया था अल्जीरिया को। अभी क्या गया है? कैप वर्डे को। तो अफ्रीका के 3 देश हो गए हैं, कैप वर्डे जिसकी प्रिया, मॉरिशस और अल्जीरिया, ये 3 देश है, इनको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। ठीक है। अब एक और वैक्सीन है, वैक्सीन की बात हुई तो एक और वैक्सीन है जिसका अभी उद्घाटन हुआ, जिसको अभी बनाया गया है। वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर। हैवीश्योर वैक्सीन का निर्माता कौन है? सबसे पहले हैवीश्योर वैक्सीन कहाँ की है? हैवीश्योर वैक्सीन कहाँ की है, किसके लिए है, किसने बनाया है और क्या भारत की स्वदेशी है? तो हैवीश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की है। हैवीश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए बनाई गई। हैवीश्योर हेपेटाइटिस, हैवीश्योर हेपेटाइटिस, हैवीश्योर हेपेटाइटिस ए।
हैविश्योर वैक्सीन किसके लिए है? हेपेटाइटिस ए के लिए। हैविश्योर वैक्सीन किसके लिए है? हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। हैविश्योर हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, ये भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन है। इसका मतलब है कि भारत में ही इसे बनाया गया है। हैविश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन है। हैविश्योर वैक्सीन भारत की वैक्सीन है, हैविश्योर वैक्सीन भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन है, भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। इसे हेपेटाइटिस ए के लिए बनाया गया है। हैविश्योर वैक्सीन भारत की हैविश्योर वैक्सीन भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए के लिए इसे बनाया गया है। उसके बाद में रेबीज का जो टीका है, रेबीज की जो वैक्सीन है, उसकी खोज किसने की थी? रेबीज किसके कारण होते हैं? कुत्ते से होती है। रेबीज कुत्ता होता है पालतू, तो पा ल से कर दो लुई और पा से कर दो पास्कर, लुई पास्कर। कुत्ता पालतू होता है ना, तो पालतू, पा का मतलब होता है पास्कर, ल का होता है लुई। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्कर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुई पास्कर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्कर द्वारा की गई थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? लुई पास्कर ने की है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्कर, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्कर, याद रख लो। रेबीज लुई। उसके बाद में ये कौन से वायरस से होती है? रेब्रेडो। कौन से वायरस से होती है? रेब्रेडो वायरस से। कौन से वायरस से होती है? रेब्रेडो वायरस से होती है। इसमें लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? इससे क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है। क्या होता है रेबीज के टीके से? क्या होता है? पानी से डर लगता है। रेबीज जो बीमारी है, टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्कर ने। रेड्रो वायरस है, लक्षण क्या है? पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है। और हैविश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की है, भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, बात समझ में आई? हमारा तीसरा आर्टिकल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इलेक्शन डे कब मनाया जाता है? इलेक्शन डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। इलेक्शन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इलेक्शन दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी को इलेक्शन दिवस को 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन की स्थापना है 25 जनवरी को हुई थी। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस? क्योंकि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना के कारण निर्वाचन दिवस है, मतदाता दिवस है, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इलेक्शन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है ये? स्टार्ट 2011 से है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाना स्टार्ट किया है 2011 से। कब से स्टार्ट किया है? 2011 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2011 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 2011 से। ठीक है, 2011 से। अभी मनाया गया है 2024 में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 2011 से स्टार्ट हुई है, अभी 2024 में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। थीम क्या थी इस बार की? नथिंग लाइक वोटिंग। पंजाबी गाना नथिंग लाइक माई सोने वोने, तो नथिंग लाइक वोटिंग है, उस टाइम की थीम है। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट श्योर, ये था थीम इस बार का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। 2024 में ये 14 मनाया गया है। 2024 में 14 मनाया गया। थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट श्योर, ये इस बार की थीम थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कौन से आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 324 और 329। आर्टिकल 324 से 329 में, आर्टिकल 324 से 329 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 से 329 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। कौन से आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 324 से 331, आर्टिकल 324, 331, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, आर्टिकल 324 और 329 के बीच में, आर्टिकल 324, 329 में इसके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसका वर्णन है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। कौन से आर्टिकल में वर्णन है इसका? 324 से 329 में इसका वर्णन है। 324 से 329 में
इसका वर्णन। पहला निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहले निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, बार बार लिखो। पहले निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहले निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन। फिर फर्स्ट महिला निर्वाचित आयुक्त, फर्स्ट विमेन निर्वाचित आयुक्त, फर्स्ट महिला, फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहली महिला निर्वाचित आयुक्त कौन बनी थी? रमा देवी। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन बनी थी? रमा देवी। वर्तमान में सीईसी कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। कौन से आर्टिकल में? 324 से 329। ठीक है। पहले कौन बने थे? सुकुमार सेन। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। पहली महिला रमा देवी। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार। ठीक है। अब एक दो ऐप बनाई गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दो ऐप बनाई गई। कौन सी है? एक है इनकोर सी विजिलेंट। इनकोर ऐप किसने बनाई है? सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई है? इनकोर ऐप किसने बनाई है? सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई? इनकोर सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई है? इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई गई है। इनकोर और सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई? इनकोर सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई है? इलेक्शन कमीशन ने। इनकोर और सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई है? इलेक्शन कमीशन ने। इनकोर और सी विजिलेंट ऐप किसने बनाई है? इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। राज्य निर्वाचक आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में? राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में? राज्य निर्वाचन आयोग जो कि पंचायत के लिए बनाया गया है, इसका वर्णन देखो। लोकल पंचायत है ना, लोकल जो पंचायत समिति है उसका वर्णन है आर्टिकल 243 के में। आर्टिकल 243 के में नगर पालिका का है आर्टिकल 243 जेड ए में। पंचायत समिति आर्टिकल 243 में पंचायत समिति, 243 में पंचायत समिति, 243 जेड ए में है वो है नगर पालिका। जेड ए में है नगर पालिका। ठीक है। वोट डालने की उम्र कितनी है? अभी 18 है। पहले कितनी थी? 21। कौन से संविधान संशोधन में वोट डालने की जो उम्र है उसे 21 से 18 की गई है? कौन से संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र है उसे 21 से 18 में किया गया? तो ये संविधान संशोधन था 61वें संविधान संशोधन में, 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 61वें संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र है उसे 21 से 18 कर दिया गया है। वोट डालने की उम्र है 21 से 18 कर दिया। कौन से संविधान संशोधन में किया? 61वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। 61वें संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र है उसे 21 से 18 कर दिया गया था। राजीव गांधी वहां पे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है लगातार दूसरे वर्ष भारत के सूर्य कुमार यादव बने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। सूर्य कुमार यादव है ना, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? 360 कहा जाता है। ठीक है। सूर्य कुमार यादव को 360 कहा जाता है ना, पूरी ओर छक्के मारते रहते हैं। तो इनको है ना T20 का तो भगवान कहा जाता है। बहुत अच्छे T20 के प्लेयर है सूर्य कुमार यादव जी। इनको अभी आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आईसीसी क्रिकेट में जो T20 क्रिकेट है उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी अवार्ड के बारे में। आईसीसी अवार्ड 2023 में मेल की बात करते हैं। तो आईसीसी अवार्ड है मेल, वो देखो सबसे पहले आईसीसी अवार्ड मेल के बारे में बात करें तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस को। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस को। फिर वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिल सकता है? 50 शतक वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली जी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला था। डाउट भी नहीं होना चाहिए। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस को। फिर T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को। ये लगातार दूसरी बार जीते हैं। तो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जी को लगातार दूसरी बार जीते हैं। ठीक है। उसके बाद में आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। पहले ऑलराउंड मतलब पूरे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? पैट कमिंस। क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस। फिर ओडीआई विराट कोहली। T20 सूर्य कुमार यादव। उसके बाद में टेस्ट में कौन बना है? उस्मान ख्वाजा। दो भारत के देख लो और दो ऑस्ट्रेलिया के। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं और उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। विराट कोहली भारत के, सूर्य कुमार यादव। T20 और वनडे भारत के हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, पैट कमिंस और ये उस्मान ख्वाजा है। वो एक तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये उस्मान ख्वाजा को मिला है। फिर आईसीसी महिला की बात हो रही है।
आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना? आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? नेट सीवर, आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर नेट सीवर, आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर नेट सीवर बनी है। कौन बनी आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर? नेट सीवर है, वो विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर बनी है। कौन बनी है विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर? नेट सीवर। आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? नेट सीवर। नेट सीवर है वो विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर बनी है। नेट सीवर है वो विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर बनी है। कौन बनी है आईसीसी विमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर? नेट सीवर। फिर आईसीसी महिला वनडे, महिलाओं के वनडे की बात करें, वनडे पर्सन मेल में तो विराट कोहली है, और ये बात हो रही है महिलाओं की, तो महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये चमारी अट्टापट्टू। कौन है चमारी अट्टापट्टू? कहाँ की? श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू, ये वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? चमारी अट्टापट्टू। सबसे पहले बात करते हैं मेल की, मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर, मेल आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर। पहले क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? पैट कमिंस, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस, ये बने मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर। फिर ओडीआई, ओडीआई कौन बना है? विराट कोहली, ओडीआई कौन बना? विराट कोहली, ओडीआई कौन बना? विराट कोहली। फिर उसके बाद में टी20, टी20 कौन बना है? टी20 कौन है? सूर्य कुमार यादव, टी20 कौन बना है? सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। टी20 कौन बना? सूर्य कुमार यादव। फिर टेस्ट में, टेस्ट में कौन बना? उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा, टेस्ट में कौन बने? उस्मान ख्वाजा। तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस, ओडीआई विराट कोहली, ओडीआई विराट कोहली, ओडीआई विराट कोहली। टी20 सूर्य कुमार यादव, टी20 सूर्य कुमार यादव। टेस्ट उस्मान ख्वाजा, टेस्ट उस्मान ख्वाजा, टेस्ट में कौन बना? उस्मान ख्वाजा बने। ठीक है। फिर बात हो रही महिला की, तो महिला में कौन बना? आईसीसी महिला में नेट सीवर, महिला में कौन बना? नेट सीवर जो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर। और ओडीआई में चमारी अट्टापट्टू, ओडीआई में चमारी अट्टापट्टू। ठीक है, चमारी अट्टापट्टू है वो ओडीआई में बनी है। फिर आईसीसी टी20 में महिला कौन बनी है? टी20 में हेले मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज। फिर आईसीसी, आईसीसी पहले टोटल कौन बना है? आईसीसी टोटल, आईसीसी ओडीआई और आईसीसी टी20, आईसीसी टी20। यहाँ पे विमन की बात हो रही है। ये देखो हेले मैथ्यूज बनी है, हेले मैथ्यूज, हेले मैथ्यूज, हेले मैथ्यूज कौन बनी है? हेले मैथ्यूज बनी है टी20 में। हेले मैथ्यूज कौन है? आईसीसी टी20 ऑफ द ईयर, हेले मैथ्यूज आईसीसी टी20 ऑफ द ईयर। हेले मैथ्यूज बनी है आईसीसी टी20 ऑफ द ईयर है, वेस्ट इंडीज की है। हेले मैथ्यूज आईसीसी टी20 की बनी है, ये वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज जो कि टी20 ऑफ द ईयर बनी है। फिर इमर्जिंग स्टार, इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रचिंद्र रविंद्र, रचिंद्र रविंद्र, हमारे रविंद्र जडेजा नहीं, ये रचिंद्र रविंद्र है, न्यूजीलैंड के हैं, ऑलराउंडर है रचिंद्र रविंद्र। ये अभी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रचिंद्र रविंद्र बने, इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रचिंद्र रविंद्र बने। ठीक है, रचिंद्र रविंद्र बने। उसके बाद में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया, बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है, भगवान राम का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है, भगवान रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी की तो हर जगह तो वाहवाही हो रही है, मतलब रामचंद्र जी तो अब हर जगह छाए हुए हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान राम जी का मंदिर बना हुआ है। वाहवाही तो इनकी हमेशा होती आ रही है, अभी ये छाए हुए हैं, हालांकि छाए हुए तो हमेशा से थे, बट अभी इनका दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बनने जा रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में भारत नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है। भगवान राम जी का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? पर्थ में। कहाँ बनने जा रहा है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है भगवान राम का। कितनी हाइट होगी? 721 फीट उसकी हाइट होगी, 721 फुट इसकी हाइट होगी। बजट कितना लगेगा इसमें? फंड 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें। इसमें पंचवटी बनेगी, सीता रसोई बनेगी, रामायण लाइब्रेरी बनेगी, तुलसीदास हॉल बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अभी जिस दिन हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन कनाडा में, कहाँ? कनाडा में एक शहर है ओंटेरियो, कनाडा का शहर है ओंटेरियो, वहाँ पर राम मंदिर दिवस मनाया गया था। राम मंदिर दिवस कहाँ मनाया गया था? ओंटेरियो कनाडा में 22 जनवरी को, ओंटेरियो कनाडा में 22 जनवरी को राम मंदिर दिवस मनाया गया था। राम मंदिर दिवस कहाँ मनाया गया था? ओंटेरियो कनाडा में 22 जनवरी को राम मंदिर दिवस मनाया गया था। ओंटेरियो कनाडा में राम मंदिर को दिवस मनाया गया था। उसके बाद में छठा जो हमारा आर्टिकल है वो है नवीन पटनायक ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की है। ओडिशा के सीएम है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने अनाउंस किया है वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक सफारी टाइगर, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर की सफारी के लिए, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर है उसकी सफारी के लिए नवीन पटनायक जी ने एक सफारी बनाने के लिए घोषणा करी है। तो ये पहली क्यों है वर्ल्ड की? बिकॉज की वर्ल्ड के जो ब्लैक टाइगर हैं वो ओनली यहीं पाए जाते हैं। ब्लैक टाइगर ओनली भारत में ही पाए जाते हैं, ब्लैक टाइगर ओनली भारत में ही पाए जाते हैं। ब्लैक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? ओनली भारत में ही पाए जाते हैं। इसलिए विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी है
उसकी बनाने की नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक जी, ये उड़ीसा के सीएम हैं, इन्होंने घोषणा करी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ बनाई जाएगी? उड़ीसा के सिमलीपाल में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क ही है। सिमलीपाल उड़ीसा का टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में ब्लैक टाइगर सफारी भी बनाने की घोषणा करी है। ये वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी होगी, ठीक है। और ब्लैक टाइगर ने इसे मेलेस्टिक भी कहा जाता है, मेलेस्टिक टाइगर भी कहा जाता है। ब्लैक टाइगर को मेलेस्टिक टाइगर भी कहा जाता है, ब्लैक टाइगर को मेलेस्टिक टाइगर भी कहा जाता है, रॉयल मेलेस्टिक टाइगर कहा जाता है। इसका ब्लैक टाइगर क्यों कहा जाता है? इस पर ब्लैक ब्लैक धारियाँ होती है, स्ट्रिप बनी होती है ऐसे ब्लैक ब्लैक, तो इसलिए इसे ब्लैक टाइगर कहा जाता है। तो वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ बनाई जाएगी? सिमलीपाल उड़ीसा में। किसने घोषणा करी है? जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने की है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ये वर्ल्ड की पहली होगी। और ये जो ब्लैक टाइगर है इसे मेलेस्टिक टाइगर भी कहा जाता है, मेलेस्टिक टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। मेलेस्टिक टाइगर किसे कहा जाता है? ब्लैक टाइगर को। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। इसके बाद में है डीआरडीओ के काम काज पर विजय राघवन पैनल बनाया गया था। डीआरडीओ है वो अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए विजय राघवन पैनल बनाया गया था। विजय राघवन पैनल क्यों बनाया गया था? विजय राघवन जो पैनल है वो क्यों बनाया गया था? डीआरडीओ के कामकाज को देखने के लिए विजय राघवन पैनल बनाया गया था। डीआरडीओ के कामकाज को देखने के लिए विजय राघवन पैनल बनाया था। इस पैनल ने बताया कि डीआरडीओ काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस पैनल ने बताया कि डीआरडीओ को है ना अपना काम करना चाहिए, लाइक इनका काम है रिसर्च करना। डीआरडीओ का काम क्या है? रिसर्च करने का काम है। तो इनको रिसर्च करना चाहिए, इनको मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, इनको उत्पादन नहीं करनी चाहिए, इनको अलग अलग चीज़ बनानी नहीं चाहिए। उन्हें डीआरडीओ को ओनली इसरो की तरह रिसर्च करते रहना चाहिए। तो डीआरडीओ के संबंधित कौन सा पैनल बना था? विजय राघवन पैनल। विजय राघवन पैनल किससे संबंधित है? डीआरडीओ से। डीआरडीओ को रिपोर्ट देने के लिए ये विजय राघवन पैनल बनाया गया था। क्या कहा इस पैनल ने? सबसे पहले इसमें 9 सदस्य थे। विजय राघवन पैनल में 9 सदस्य थे। क्यों बनाया गया था? डीआरडीओ की जांच करने के लिए। डीआरडीओ की जांच करने के लिए विजय राघवन पैनल बना था। डीआरडीओ कब बनाया था? 1958 में। 1 जनवरी 1958 में। 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1958 में। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। हेड कौन है इसकी? समीर कामत। इसके हेड कौन है? समीर कामत जी है इसकी हेड है। डीआरडीओ का हेड कौन है? समीर कामत जी। डीआरडीओ का हेड कौन है? समीर कामत जी। स्थापना 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। सदस्य कौन सी पैनल बनी थी? विजय राघवन पैनल बनी थी 1 जनवरी 1958 को। विजय राघवन पैनल में सदस्य 9 थे। विजय राघवन पैनल में सदस्य 9 थे। 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में हेड कौन है? समीर कामत वर्तमान में हेड है। ध्येय वाक्य, मतलब ध्येय वाक्य क्या होता है? वाक्य जो होता है ना, आप फॉलो करते हो उस चीज़ को, तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? शक्ति का स्रोत है वो विज्ञान है। शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। ये डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। डीआरडीओ क्या काम करता है? रिसर्च से संबंधित काम करता है। और अभी इन रिपोर्ट में बोला कि रिसर्च करनी चाहिए, बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए डीआरडीओ को, ठीक है। अब है देश की अलग अलग समितियां बनती रहती है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे डीआरडीओ के लिए विजय राघवन बने, वैसे अलग अलग समितियां बनती रहती है। तो देश के एक चुनाव होना चाहिए, इसके लिए कौन सी समिति बनी है? देश में एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी समिति बनी है? एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी समिति बनी है? ये समिति बनी है रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इनकी अध्यक्षता में बनी थी एक देश एक चुनाव समिति। एक देश एक चुनाव समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? रामनाथ कोविंद जी की समिति अध्यक्षता में। एक देश एक चुनाव, कौन था इनका अध्यक्ष? रामनाथ कोविंद जी थे। एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। जीएसटी कमेटी विजय केलकर। जीएसटी जब लाई गई थी तो विजय कमेटी बनाई थी, विजय केलकर कमेटी बनाई थी, इन्होंने सिफारिश की थी, उसके आधार पर जीएसटी लाई गई थी। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, 101वां संविधान संशोधन लाया गया था, उसके तहत जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था। जीएसटी कब लाई गई थी? 101वें संविधान संशोधन के बाद लाई गई थी। जीएसटी का वर्णन आर्टिकल 246A में। जीएसटी का वर्णन आर्टिकल 246A में। जीएसटी काउंसिल का वर्णन 279 में। आर्टिकल 279 में जीएसटी काउंसिल का वर्णन है। 246A में जीएसटी का वर्णन है। समझ में आ गई आपको, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में? मौलिक कर्तव्य का वर्णन कौन से आर्टिकल में? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल कौन सा है? फंडामेंटल राइट के बाद में आता है। आर्टिकल कौन सा है? मौलिक कर्तव्य वाला आर्टिकल बताओ। 4A, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 55, 51, ठीक है। उसके बाद एक आता है उसमें वर्णन है। तो फंडामेंटल राइट, उसके बाद में आता है डीपीएसमी, उसके बाद में आता है फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य क्या करना चाहिए नागरिकों को, उसके बारे में कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन किया गया था? मौलिक कर्तव्य है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। उसके बाद में इन्होंने सिफारिश दी, उसके आधार पर ये फंडामेंटल राइट लाई गई, फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई थी। मौलिक कर्तव्य है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरे संविधान को चेंज कर दिया था। संविधान में कई सारी चीज़ें नहीं ऐड की थी, जैसे हमारे धर्मनिरपेक्ष है, ये है ना हमारे प्रीलिमिनल में, है ना, प्रस्तावना में ये चीज़ें वर्ड है, ये भी 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी के आधार पर ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी और इन्होंने सिफारिश की मौलिक कर्तव्यों को ऐड करना चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में लाया गया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसके आधार पर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। 11वां बाद में जोड़ा गया था, पहले 10 थे, 11वां बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना, 42वां संविधान संशोधन याद रखना, इस आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित। उसके बाद में 3 आर्टिकल दिए, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। नौसेना तेलंगाना में दूसरा BA संचार स्टेशन स्थापित करेगी, इससे संबंधित है। फिर 9वां आर्टिकल है वो एशियाई शॉटगन चैंपियन से संबंधित है। और 10वां आर्टिकल है ओसिया के पास में बनेगा राम मंदिर।